हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकत्व तथा ज्योमिति की व्याख्या करेंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संक्रमण धातु संकुलों की ज्योमिति तथा चुंबकत्व की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ संकुल यौगिकों में बंधन की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार इस संकुल को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कि संकुल में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अतः संकुल का आकार अष्टफलकीय होगा, जिसके लिए केंद्र ये परमाणु का D2sp3 संकरण होगा। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है और उसके बाद इसके पास 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए s ऑर्बिटल खाली है और p ऑर्बिटल खाली है। अंदर के d ऑर्बिटल खाली नहीं है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में के संपर्क में साइनाइड लिगेंड आते हैं, तो वे डी इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन के लिए बाध्य कर देते हैं, यानी कि अंदर के डी ऑर्बिटल्स की पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो पेयरिंग के लिए सफिशेंट होती है। इसलिए डी ऑर्बिटल्स के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाते हैं और उस कंडीशन में यहाँ पे 2d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल्स के 2 ऑर्बिटल dx² - y² और dz² ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, वैकेंट हो जाते हैं और इस कंडीशन में होगा D2sp3 संकरण और अष्टफलकीय आकृति यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनेगा। बने हुए अष्टफलकीय संकुल की आकृति अष्टफलकीय होगी और इस संकुल में एक भी अगमित इलेक्ट्रॉन नहीं आता, प्रतिचुंबकीय व्यवहार होगा यानी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। पोटेशियम फेरिसाइनाइड में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और इसके D5 विन्यास में एक अगमित इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय व्यवहार होगा। वास्तव में यह यौगिक पैरामैग्नेटिक ही होगा और संकुल के चुंबकीय आघूर्ण का मान एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। पोटेशियम फेरिसाइनाइड की अष्टफलकीय संरचना होगी। इसके बाद में हम लेते हैं पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट K3FeF6। यह एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सूत्र देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसकी तुलना K3FeCN6 से कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आयरन के साथ में साइनाइड लिगेंड के स्थान पर फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों लिगेंड्स में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और फ्लोराइड एक वीक लिगेंड है। इसलिए साइनाइड में D2sp3 संकरण होगा, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वही आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक d का निकल गया और इस कंडीशन में यहाँ पे 3d5 4s खाली और 4p खाली और आगे का 4d भी खाली है। परंतु फ्लोराइड जो है कि वीक लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी और यहाँ पे sp3d2 संकरण होगा और अष्टफल की आकृति बनेगी इस तरह से, और इस तरह से यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके चुंबकीय गुणों से ज्ञात होता है कि
K3FeCN6 का चुंबकीय आघूर्ण एक एकमित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप होता है, जबकि K3FeF6 का चुंबकीय आघूर्ण 5 एकमित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप होता है, क्योंकि इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम कोबाल्ट का। हेक्सामीन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। हेक्सामीन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड संकुल में कोबाल्ट या आयन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, अतः इसमें हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। होने के पश्चात भी D2sp3 संकरण की संभावना नहीं रहती है, और लेकिन इसके चुंबकीय गुणों से ये ज्ञात होता है कि यह यौगिक एक निम्न चक्रण का संकुल होगा। पोलिंग ने इसके लिए ये स्पष्टीकरण दिया कि 3d इलेक्ट्रॉन, एक जो 3d इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर 4d कक्षक में चला जाता है, जिससे 2d कक्षक रिक्त हो जाते हैं और D2sp3 संकरण हो जाएगा और FeCN6 जैसी अष्टफल की आकृति का निर्माण होगा। चूँकि एक एकमित इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में अर्थात नाभिक से अधिक दूर चला गया, अर्थात थोड़ी सी ऊर्जा देते ही एक इलेक्ट्रॉन को अणु से पृथक किया जा सकता है, और इस कारण से इस संकुल का व्यवहार प्रबल अपचायक होगा, यानी कि कोबाल्ट +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। D2sp3 संकरण के कारण इस संकुल की आकृति अष्टफलकीय होगी। चूँकि एक अणु में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अतः अनपेड इलेक्ट्रॉन के अनुरूप इसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और अनपेड इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूर होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा और एक प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। टेट्राएमीन निकल सेकेंड सल्फेट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसमें भी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 28, परमाणु संख्या 28 होती है, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन खोकर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, और यहाँ पे S और P ऑर्बिटल sp3 संकरण होगा, और sp3 संकरण से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, चतुष्फल की आकृति बनेगी। K2NiCN4 यानी पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट। यहाँ पे भी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका व्यवहार प्रतिचुंबकीय, अर्थात इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, और इसलिए इसमें DsP2 संकरण द्वारा वर्ग समतलीय संरचना बनती है। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के D कक्षकों में 2 एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो साइनाइड लिगेंड्स की उपस्थिति में ऊर्जा पाकर हुंड के नियम के विपरीत युग्मित होते हैं। इससे एक D कक्षक रिक्त हो जाता है, जो DsP2 संकरण में भाग लेकर एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट की आकृति DsP2 संकरण के कारण स्क्वायर प्लेनर होगी। अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं आता है, इसकी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी इसकी, और इस कॉम्प्लेक्स में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन क्लोराइड जैसे दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता, अतः sp3 संकरण होता है। क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए D ऑर्बिटल्स में की पेयरिंग हो जाती है और अंदर का एक D ऑर्बिटल खाली हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने के लिए, संकरण में भाग लेने के लिए, इसलिए यहाँ पे DsP3 संकरण होता है। K2CuCN4 पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट। इसको इस पर संकुल में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 होता है। ऐसी स्थिति में 4 साइनाइड लिगेंड्स से जुड़ने
कॉपर आयन दो प्रकार से संक्रित हो सकता है। एक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिगेंड की उपस्थिति में ऊर्जा पाकर 4p कक्षक में उत्तेजित होकर चला जाए, और DsP2 संकरण द्वारा कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना ले। कॉपर आयन sp3 संकरण करके एक चतुष्फलकीय संकुल बनाए और दोनों ही स्थिति में कॉम्प्लेक्स में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, अतः पोलिंग के अनुसार इस संकुल में कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की भांति एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4p कक्षक में चला जाता है, और इस प्रकार DsP2 संकरण के लिए एक d ऑर्बिटल खाली हो जाता है। इस संकरण के परिणाम स्वरूप वर्ग समतलीय संकुल बनेंगे, जो यदि इस सतह के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हों तो उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चक्रण को कुछ हद तक उदासीन कर सकते हैं, फलतः इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान अपेक्षा से कम हो जाता है। संयोजकताबद्ध सिद्धांत की लिमिटेशंस। यह सिद्धांत यद्यपि कॉम्प्लेक्स के बनने, उनके चुंबकीय आघूर्ण व ज्योमेट्री आदि की व्याख्या करने में काफ़ी सफल रहा, किंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से इस नियम का केवल ऐतिहासिक महत्व ही अधिक रहा। फर्स्ट है, सबसे पहले सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त होते हैं। इसकी व्याख्या यानी संयोजकताबद्ध सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं, यानी कलर प्रॉपर्टी को यह अच्छे से डिफाइन नहीं करता। इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन आंतरिक कक्षक कब बनाएंगे और बाह्य कक्षक कब बनाएंगे। विभिन्न कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। ज्योमेट्री की डिस्टोर्शन के बारे में नहीं बता सकता। कोबाल्ट सेकंड व कॉपर सेकंड दोनों की ज्योमेट्री को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार यह व्याख्या दी जा सकती है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, लेकिन ऐसा करने पर दोनों संकुलों में समान अपचय गुण नहीं आते। इसका स्पष्टीकरण इस सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं है। किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोबाल्ट सेकंड व कॉपर सेकंड संकुल बनने में इनकी इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता। धन्यवाद।